सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। हम मानव भूगोल के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें आज हम तीसरे सिद्धांत मानव भूगोल के वातावरण समायोजन का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने दो सिद्धांतों को देखा है, जिनमें पारतर्किता सिद्धांत, क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, दो महत्वपूर्ण सिद्धांत मानव भूगोल के उनको पढ़ा है। आज हम वातावरण समायोजन के सिद्धांत को देखेंगे। वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वातावरण के साथ समायोजन पर एक सिद्धांत। अर्थात वातावरण के साथ समायोजन कौन करेगा? तो कौन है वातावरण के अलावा? मनुष्य है पृथ्वी पर, तो वो ही समायोजन करेगा। तो वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहता है कि हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक वातावरण मौजूद है। प्राकृतिक वातावरण से यहाँ तात्पर्य है भूमि, जलवायु, मिट्टी, विभिन्न प्रकार के खनिज, जल राशियाँ, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी क्या करते हैं? मनुष्य की कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं। ठीक है, मनुष्य की सीमाएं निर्धारित करते हैं। जैसे कि कहीं पर भूमि उबड़ खाबड़ है तो मनुष्य का जो निवास है वो भी उसी हिसाब से होगा। मनुष्य को जहाँ जैसे वो किसी क्षेत्र में हम जलवायु को ले लेते हैं, जलवायु प्राकृतिक वातावरण का एक भाग है ना। तो जलवायु कैसे मनुष्य को प्रभावित करेगी? जैसे ग्रीष्म जलवायु है या उष्ण जलवायु है, तो उष्ण जलवायु के हिसाब से ही मनुष्य को रहना पड़ेगा। उसको गर्म कपड़े नहीं पहन सकता, है ना। तो गर्म कपड़े नहीं तो पतले कपड़े या फिर शरीर पर बहुत कम वस्त्र रखेगा वो, है ना। मिट्टियाँ कहीं पर उपजाऊ मिट्टी है तो अच्छी उपज पैदा प्राप्त कर सकता है, कहीं पर बंजर भूमि है तो वो उपज प्राप्त नहीं कर सकता है। जहाँ बंजर भूमि होगी वो मनुष्यों का आवास बहुत कम होगा या फिर ना के बराबर होगा, है ना। तो मिट्टियाँ जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होंगी, जलोढ़ मिट्टी जिन्हें कह सकते हैं हम, जलोढ़ मिट्टियाँ उपजाऊ मिट्टी हैं विश्व की, जब जलोढ़ मिट्टियाँ होंगी वहाँ पर मनुष्य का आवास यानी सघन जनसंख्या प्राप्त होगी। खनिजों की अगर हम बात करें तो जहाँ अधिक मात्रा में खनिज होंगे वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक हो सकता है। जहाँ खनिज कम होंगे वहाँ पर जनसंख्या का जमाव कम हो सकता है। इसके अलावा अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे जलराशियाँ सब मनुष्य के को आवास निश्चित करने के लिए किसी स्थान पर आवास यहाँ पर रखना है, आवास बस्ती का निर्माण करना है, बस्ती का बसावट रखनी है, वहाँ पर सबसे पहले जो आवश्यकता है वो होती है जल की राशियाँ। अगर जल नहीं है तो वहाँ पर मानव का आवास भी नहीं होगा। क्योंकि आप देखो हम देखते हैं कि जितनी भी बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ है, प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, वो सभी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। और नदियाँ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जलोढ़ मृदा आसानी से प्राप्त हो जाती है, वो उपजाऊ भूभाग होते हैं पृथ्वी के, है ना। तो वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक देखा जाता है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान इराक में थी, तो मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के क्षेत्रों में थी। इसी प्रकार भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी की घाटी थी, उसके भागों में बसी हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता का जमा हुआ था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएँ हैं, जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएँ हैं, उन सब का विकास, ज़्यादातर का विकास उनका जल राशियाँ यानी कि बड़ी बड़ी जल राशियों के क्षेत्रों में हुआ था। यानी कि जल सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है मनुष्य की। इसके बाद हम देखते हैं वनस्पति भी मानवीय बस्तियों को, मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। कई बार हम देखें कहीं पर वनस्पति कम है तो वो क्षेत्र मरुस्थलीय होगा तो वहाँ मनुष्य को बसावट रखने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर वनस्पति गहरी है तो भी दिक्कत आएगी, वनस्पति गहरी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कांगो बेसिन के जंगल है ना, अमेजन बेसिन के जंगल हैं, कांगो बेसिन के जंगल है जो भूमध्य रेखा के आसपास हैं। इन सभी भागों में वनस्पति अधिक मिलती है, तो वनस्पति की अधिकता भी मनुष्य की बसावट में व्यवधान पैदा करती है। इसी प्रकार वनस्पति जहाँ कम औसत है, जहाँ एवरेज वनस्पति, वहाँ पर बसावट अधिक देखी जाएगी। जीव जंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य के लिए अच्छे होते हैं, जैसे रेंडियर नाम पशु है या फिर पालतू जंतु, जितने भी जीव हैं पालतू, वो सब मनुष्य के आवास, मनुष्य के लिए सहायता प्रदान करते हैं, मनुष्य के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, है ना। तो वो जीव तो मनुष्य के लिए, मनुष्य की बसावट में योगदान पैदा करते हैं। तो कुछ इनमें से प्राकृतिक वातावरण में जो तत्व आपको मैंने बताए हैं, भूमि, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जल राशियाँ, वनस्पति, जीव जंतु, ये कहीं न कहीं मनुष्य को बाधाएं भी पैदा करते हैं, तो मनुष्य की आवश्यकता की भी पूर्ति करते हैं। ठीक है,
एक होता है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण को सांस्कृतिक भूदृश्य भी कह सकते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों का जो निर्माण है वो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। सांस्कृतिक भूदृश्य कौन से भूदृश्य होते हैं? प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, पहले ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और जैसे कि घर का निर्माण है, सिंचाई के साधनों का निर्माण है, या फिर कहें परिवहन तंत्र का निर्माण, संचार के साधनों का निर्माण है, या फिर साधन बैंकों का है, उद्योग बनाए गए हों, श्रम का विभाजन किया गया हो, जितने भी आपको उधर घर से लेकर के जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आप समझ सकते हैं आसानी से कि इसके मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है। इसको खानों का खनन किया जाता है, खनन उद्योग चला जाता है। जितने भी उद्योग हैं विभिन्न प्रकार के, या फिर घर हैं, सिंचाई के साधन हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? सब जो बांध हैं, कृत्रिम बांध जो हैं, वो भी सांस्कृतिक वातावरण के भाग होते हैं। सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक जो भूदृश्य है, जैसे सांस्कृतिक वातावरण कह रहे हैं हम, सांस्कृतिक भूदृश्य भी मानव के लिए, मानव अपने लिए ही निर्मित करता है इनको, इनकी अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्मित करता है, लेकिन कभी कभी इसके लिए बाधा भी बन जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण जिस तरह से मनुष्य के लिए बाधा भी बनता है और उसकी आवश्यकता भी बनता है, उसी प्रकार सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य की बाधा भी बनता है और आवश्यकता भी बनता है। मनुष्य जब पृथ्वी पर निवास करता है तो ये काम आते हैं, प्राकृतिक वातावरण उसके काम आता है, सांस्कृतिक भूदृश्य उसके काम आता है। तो इनके बीच में एक अंतर संबंध, यानी कि एक सकारात्मक संबंध का निर्माण कर लेता है मनुष्य। इसी को हम वातावरण समायोजन कहते हैं। वातावरण के साथ समायोजन, कौन कौन से वातावरण के साथ समायोजन? प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, दोनों प्रकार के वातावरण के साथ समायोजन है मनुष्य का। तो ये सिद्धांत यहीं पर खत्म होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वातावरण समायोजन सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के वातावरण के साथ मनुष्य अपना संबंध स्थापित करता है। कौन कौन से? प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। इनके जो विभिन्न तत्व हैं उनको आपको याद रखना होगा।